हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग नेशन पर। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन लगता है इसके लिए लाखों रुपए चाहिए जो आपके पास है नहीं। क्या आप रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। क्या आपके पास पैसे तो हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन हेजिटेट करते हैं कि रियल एस्टेट में यार सरदर्द बहुत है। प्रॉपर्टी की देखभाल भी करनी पड़ती है, लीगल वर्क भी करवाने में बहुत टाइम एंड खर्चा आता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, एज इसमें मैं आपको बताऊंगा वो इन्वेस्टमेंट का मौका जहां आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो भी लो बजट के साथ, और रेंटल इनकम कमा सकते हैं। नो हेडेक मैनेजिंग प्रॉपर्टीज़ की कोई सरदर्दी आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही आपको उसके पेपर वर्क की चिंता करनी पड़ेगी। और तो और आपको कोई मेंटेनेंस के लिए भी सरदर्द नहीं लेना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज़ का मेंटेनेंस कैसे रहेगा। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम भी आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इतने सब फायदे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से। तो वो क्या है इन्वेस्टमेंट का मौका, उसके फ़ायदे, नुकसान, कैसे करना है, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना टू गेट आवर लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, जिस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है REIT, REIT। अब आप बोलेंगे ये REIT क्या है भाई। तो REIT का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको कुछ इस तरीके से समझे, मान लो आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसका प्राइस है 50 करोड़। आपको पता है उससे रेंटल इनकम अच्छी आएगी, मगर प्राइस बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो आपके पास अब 3 मेथड्स हैं अपने इस बिजनेस आइडिया को पूरा करने के। मेथड 1, आप एक लोन लो, प्रॉपर्टी खरीदो, रेंट के लिए फिर बंदे ढूंढो, फिर अगर कोई मिले तो उस रेंटल इनकम से EMI भरो, मेंटेनेंस भी देखो, सारा पेपर वर्क भी करो। इस मेथड का रिजल्ट क्या आता है, रिस्क हाई है, रिवॉर्ड भी हाई है, और एफर्ट्स भी हाई है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। रिस्क हाई क्यों है? क्योंकि कल को अगर मान लो रेंट वाला नहीं मिला, आपको फिर भी EMI भरनी पड़ेगी। कल को अगर प्रॉपर्टी के दाम कम हो गए तो आपको ही नुकसान है। और रिवॉर्ड हाई क्यों है? क्योंकि अगर सब कुछ सही गया तो पूरी की पूरी कमाई आपके पास रहेगी। मेथड 2, दूसरा मेथड है कि आप और आपका एक दोस्त मिलकर उसे खरीदना चाहें। तो पर पर्सन खर्चा अब 25 करोड़। अगर 50 लोग साथ आए तो खर्चा हुआ 1 करोड़। अब आप सब आपस में ये सोचने लगे कि ये तो चलो फिर भी मान लिया कि इतनी मेहनत करके इतने लोग इकट्ठे किए और इतने ओनर्स हो गए, बट अब मेंटेनेंस कौन देखेगा भाई, कौन करेगा इतना पेपर वर्क। तो आप सब ने मिलकर एक मैनेजर रख लिया टू मैनेज योर प्रॉपर्टी। इस मेथड का रिजल्ट क्या रहा, रिस्क मीडियम। क्यों? क्योंकि अब रिस्क केवल अकेला आपके ऊपर नहीं है, आपके जैसे 50 लोगों पर है, तो वो रिस्क बट गया सब में। रिवॉर्ड भी लो है क्योंकि जो अर्निंग्स आएगी वो सब में बटेगी, और लेकिन मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा जनाब, वो तो आपको भी देना ही पड़ेगा ना अपने हिस्से का। एफर्ट्स हाई, एफर्ट्स हाई इसलिए क्योंकि आपको पहले तो 50 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उसके बाद में भी आपको मैनेजर देखना पड़ेगा अच्छा सा, फिर भी आपको साथ साथ रेगुलर आपको अपडेट लेते रहने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स में अभी भी कमी तो नहीं हुई। मेथड 3, तो आपने देखा कि मेथड 2 में आइडिया तो अच्छा था कि रिस्क और कॉस्ट को कम करने के लिए इतने लोग इकट्ठे किए जाएं और फिर एक मैनेजर रखा तो अब काम सेट है। मगर इतना सब करने में मेहनत भी तो कितनी लगेगी।
अब मान लो कि आपको ये सारा सिस्टम बना बनाया मिल जाए कि पहले से एक ग्रुप है बड़ा सा जो ये काम सब सेट कर चुका है, सारे प्रोसेस, सारे पेपर वर्क, मैनेजर रखना, ये सब कर चुका है और आपको बस अपने हिस्से की कॉस्ट देनी है, बदले में सीधा बस रिटर्न्स लेने हैं। नो हेडेक ऑफ फाइंडिंग पीपल, नो लीगल वर्क, नो नीड टू सर्च मैनेजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स। हाँ, यहाँ ग्रुप बड़ा होता है तो कॉस्ट और रिवॉर्ड्स भी उतने कम होंगे, लेकिन यहाँ आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस मेथड का रिजल्ट रहता है रिस्क लो, क्योंकि ये बहुत जनों में बट गया है, रिवॉर्ड्स मीडियम, क्योंकि आपने जो पैसे दिए उसका रिटर्न आपको मिलेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह आपको तो नहीं देनी, वो ग्रुप अपने आप देखेगा। एफर्ट्स नील, भाई आपका एफर्ट ही क्या लगा है, बस आपने पैसे पकड़ाए और रिटर्न वापस लिया। तो हमने देखा मेथड 3 में कितने फ़ायदे हैं और मेहनत है ही नहीं और रिस्क भी लो है। अब आप सोचेंगे ऐसे ग्रुप्स मिलते कहाँ हैं भाई, तो इसका आंसर है REIT, यानी REIT। अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज़ अ कंपनी दैट ओन्स, ऑपरेट्स और फाइनेंसिंग इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, यानी ये वो कंपनी है जो या तो खरीदती है और ऑपरेट करती है या फाइनेंस करती है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को। ये म्यूचुअल फंड की तरीके से ही होता है, जहाँ पर न्यूमरस इन्वेस्टर्स यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर एक पूल क्रिएट किया जाता है जिससे आगे इन्वेस्टमेंट करी जाए। This makes it possible for individual investors to earn dividends from real estate investments without having to buy, manage or finance any property themselves. यानी ये इन्वेस्टर्स को सीधा सीधा रेंटल इनकम को अर्न करने का मौका देता है, बिना खरीदे या उस प्रॉपर्टी को मैनेज करे या उस प्रॉपर्टी के लिए अलग से आपको कुछ पैसा देना, पेपर वर्क करना, इस सरदर्दी से सब हट के आपको बस डिविडेंड्स के फॉर्म पे अपनी रिटर्न्स मिलते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी कंपनीज REIT होती हैं? ऐसे तो प्रॉपर्टी डीलिंग वाली कंपनी भी इन्वेस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं, हाउ डज अ कंपनी क्वालिफाई एज अ REIT? The entity needs to be structured as a business और corporation, यानी कोई अकेला बंदा कल को खड़ा होकर नहीं कह सकता कि भाई हाँ मैं एक REIT हूँ। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसको पहले तो कॉरपोरेट होना पड़ेगा या फिर उसको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। एक्सटेंड्स फुली ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी उसके शेयर्स आसानी से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करे जा सकें। इज़ मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ ट्रस्टीज़ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी उस कंपनी के अंदर में या तो ट्रस्टीज़ की टीम हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, और कम से कम 100 शेयर होल्डर्स होने ज़रूरी हैं, यानी वो ग्रुप 100 लोगों से कम का नहीं हो सकता। और हाँ, कोई भी 5 या उससे कम इंसान 50% से ज़्यादा का शेयर नहीं रख सकते हैं अपने पास, यानी कि जो पावर है या इन्वेस्टमेंट है वो कुछ हाथों के अंदर में नहीं रहेगी, पूरे ग्रुप में सबके पास जाएगी। It is required to pay at least 90% of the taxable income as a dividend, यानी कि जो भी टैक्सेबल इनकम आएगी कंपनी के पास उसका 90% हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को वापस करना ही करना है, और साथ ही में अपनी ग्रॉस इनकम का 75% उसका मॉर्गेज इंटरेस्ट या फिर रेंट्स से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो वहाँ से पैसे कमा रहे हो। मिनिमम 75% उसको मॉर्गेज इंटरेस्ट या रेंट से कमाना ज़रूरी है। मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ कॉरपोरेशन एसेट्स कंप्राइजेज स्टॉक्स अंडर टैक्सेबल REIT सब्सिडरीज, यानी अगर उस कंपनी की कोई सब्सिडरी बनती भी है तो उसके पास में उस पूरी कंपनी का 20% से ज़्यादा एसेट्स नहीं होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स मस्ट बी इन रियल एस्टेट, जो भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स होंगे
उसका 75% मिनिमम रियल एस्टेट में होना चाहिए। अ मिनिमम ऑफ 95% ऑफ रेट्स टोटल इनकम शुड बी इन्वेस्टेड, यानी कि जितनी भी टोटल इनकम होगी डिविडेंड्स वगैरह सब देने के बाद में उसका 95% को इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। इन कंडीशंस को पूरा करने पर ही कोई कंपनी रेट मानी जा सकती है, और ये होती भी अलग अलग टाइप की है ताकि आप अपने सुटेबल ऑप्शन को चूज कर सकें। बेस्ड ऑन अर्निंग्स देखें तो ये या तो इक्विटी रेट होंगी या मॉर्गेज रेट या फिर हाइब्रिड रेट, और स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो या तो होगी पब्लिक नॉन ट्रेडेड रेट्स, पब्लिकली ट्रेडेड रेट्स या फिर प्राइवेट रेट्स। तो चलिए पहले देखते हैं अर्निंग्स के बेसिस पर। इक्विटी रेट वो रेट होती हैं जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को ओन भी करती है और मैनेज भी करती है। रिवेन्यूज़ यहाँ पर प्राइमरली रेंट्स के थ्रू आता है, प्रॉपर्टी रीसेलिंग के थ्रू नहीं, रेंट्स के थ्रू। मॉर्गेज रेट में इट लेंड्स मनी टू रियल एस्टेट ओनर्स और ऑपरेटर्स ईदर डायरेक्टली थ्रू मॉर्गेजेस एंड लोन्स और इनडायरेक्टली थ्रू द एक्विजिशन ऑफ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, यानी कि खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदे बिना आगे लोन प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट ओनर्स को और उनसे मॉर्गेज कलेक्ट करती है, या फिर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ है उनको खरीदती है। तो ये भी रियल एस्टेट में, लेकिन इसका अर्निंग का मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और हाइब्रिड रेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कंपनी ABC है और वो एक रेट के तौर पे क्वालिफाई करती है, और अगर ये ऑफिस बिल्डिंग्स खरीदती है, जो भी फंड इसके जनरेट होते हैं इन्वेस्टर से, और उसको रेंट पे दे देती है, तो अब ABC कंपनी ओन भी करती है और मैनेज भी करती है इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को, और साथ में पर मंथ इसमें रेंट भी कलेक्ट करती है। तो इस तरीके के मॉडल पे कंपनी इज कंसीडर्ड एज एन इक्विटी रेट। ऑन दी अदर हैंड, मान लो XYZ भी एक कंपनी है जो रेट के तौर पे क्वालिफाई होती है, वो लैंड करती है मनी रियल एस्टेट डेवलपर्स को। अब ABC कंपनी की तरह यहाँ पे रेंटल इनकम नहीं आ रहा है, बल्कि इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स आ रहा है, यानी जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट की कमाई हो रही है वो इसकी मेन इनकम है। इसलिए कंपनी XYZ एक मॉर्गेज रेट है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप की होती हैं। प्राइवेट रेट्स जो कुछ खास लोग होते हैं उनके लिए काम करते हैं, और इसमें आसानी से इसका पार्ट नहीं बना जा सकता है। पब्लिकली ट्रेडेड रेट्स, आम जनता के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये स्टॉक मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, सेबी के पास में रजिस्टर्ड भी होते हैं। पब्लिकली नॉन ट्रेडेड रेट्स, ये सेबी के साथ में रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं होते हैं। आम जनता के लिए ये अवेलेबल है लेकिन स्टॉक मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि रेट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अब इनके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका फ़ायदा। सबसे पहला है लिक्विडिटी। आप जब चाहे इसमें पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। जहाँ रियल एस्टेट में आपको वेट करना पड़ता था कि कब प्रॉपर्टी मेरी सेल होगी, कब कोई ख़रीदार मिलेगा, कब मुझको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, यहाँ पे वो सीन नहीं है। आपको जब एंट्री करनी हो आप कर सकते हैं, जब एग्जिट करना चाहे कर सकते हैं आराम से। इसलिए इसकी लिक्विडिटी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। फिर अगला फ़ायदा है इसका ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई। अब आप क्या करते हो, मैक्सिमम अकेला बंदा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करे तो उसको स्टार्टिंग में एक ये बिल्डिंग या दूसरी टाइप की बिल्डिंग ही खरीद पाता है, क्योंकि उसका बजट उतना रहता है। यहाँ पे ये कॉर्पोरेट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है रेट, तो उसके पास ऑप्शन रहते हैं अलग अलग टाइप की। यानी कि हो सकता है वो इंडस्ट्रियल टाइप की बिल्डिंग खरीदे, हो सकता है वो कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप की खरीदे, या फिर हो सकता है वो रेसिडेंशियल टाइप की खरीदें। तो उनके पास ऑप्शन आ जाता है डाइवर्सिफाई करने का। ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको चिंता करती रहनी पड़ती है ग्रुप में कि भाई सामने वाला कहीं मेरे ज़्यादा पैसे तो नहीं खा गया, इतने बन रहे थे, डील कितने की हुई, किसका क्या आया, तो आपको यहाँ वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम आराम से ट्रांसपेरेंट होगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अब बाहर आपका क्या रहता था कि हो सकता है रिस्क बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसके अनुसार आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हो। बाहर आपका इन्फ्लेशन भी हो सकता है कि भाई कभी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया,
उस हिसाब से कमाई नहीं हो रही है, तो बाहर रिस्क इसका बहुत ज़्यादा रहता है कि उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे या नहीं। और जबकि यहाँ पे वो सब डाइवर्सिफाई हो जाता है, सब रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है सब लोगों में बट के, तो उसके एडजस्ट होके आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। स्टेडी डिविडेंड इनकम, आप में से जो रियल एस्टेट में होंगे उन्हें पता होगा कि भाई एक फिक्स्ड इनकम आना एक सपने के बराबर है रियल एस्टेट में, क्योंकि उनको नहीं पता, हो सकता है 1 महीने में 3 बिल्डिंग्स उनके बिक जाए और हो सकता है आने वाले 6 महीने में कोई डील ना हो पाए। तो एक स्टेडी डिविडेंड इनकम आना यहाँ से एक बहुत बड़ा इसका प्रो रहता है। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो लैक ऑफ टैक्स बेनिफिट इसका सबसे बड़ा कॉन है। मार्केट रिस्क, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड होती हैं कंपनीज, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसका कुछ इफेक्ट इन कंपनीज के ऊपर भी पड़ता है। लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्योंकि 90% ऑफ इनकम ऑलरेडी डिविडेंड्स के तौर पे वापस दे दी गई होती है, तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए स्कोप बहुत कम रह जाता है उस 10% ऑफ इनकम से। हाई मेंटेनेंस फीस, क्योंकि कंपनी एक प्रोफेशनल वे में रन हो रही है, बड़े बड़े उस पर मैनेजर्स रखे गए हैं, अच्छी खासी रिसर्च हो रही है, तो खर्चा भी अच्छा खासा आता है उसकी मेंटेनेंस का, तो इसलिए जो टोटल इनकम आती है उसमें से काफ़ी पोर्शन इसके अंदर चला जाता है खर्चे में। अदर एडिशनल चार्जेस, अब इसके अंदर में आपको ब्रोकरेज फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस जो भी आपकी लगेगी तो वो भी एक एडिशनल खर्चा हो जाएगा। हालांकि ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि बाहर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी, पेपर ड्यूटी ये सब करवाने के चक्कर में भी खर्चा आता था, तो कुल मिला के ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल कि किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हु शुड इन्वेस्ट इन रिट्स, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि अगर कोई अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डाइवर्स मिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो लोग चाहते हैं कि रियल एस्टेट में उनकी इन्वेस्टमेंट्स किसी एक बिल्डिंग में ना लगी रहे, बल्कि डाइवर्सिफाई होकर कई बिल्डिंग्स पर लगे ताकि रिस्क कम हो सके और रिटर्न्स ज़्यादा, तो वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रिट्स में। जनरेट अर्निंग्स, जिनको अपने लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना हो वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। सुटेबल फॉर द लॉन्ग रन, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ प्रॉपर्टी के प्राइस भी बढ़ते हैं, तो आपके रिटर्न्स भी लॉन्ग रन में उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। हेल्प्स हेज इन्फ्लेशन, जिन लोगों को डर है कि इन्फ्लेशन उनकी अर्निंग्स और सेविंग्स को खा जाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, तो उससे आपका फ़ायदा ही होएगा। तो आपको इन्फ्लेशन की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं तो। भाई अब सब बातें आ गई समझ में, लेकिन इसमें पैसा कहाँ से लगाया जा सकता है भाई, कहाँ जाना होगा इसके लिए? तो आपके पास दोस्तों 3 ऑप्शन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। पहला, स्टॉक्स। करंटली इंडिया में 2 रेट्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगी। पहला, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रेट लिमिटेड और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रेट लिमिटेड। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स लिमिटेड का IPO हाल ही में लॉन्च हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिन दोस्तों को IPO क्या होता है उसके बारे में और जानना है वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। इसके ज़रिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को और भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही ना आए कि मेरे वाली REIT बढ़िया परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। म्यूचुअल फंड उसको अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप देखकर ही पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके ज़रिए भी आप रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, रेट में इन्वेस्ट करना कितना सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।